नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 28 अप्रैल 2018 शनिवार। मैं हूं करदम रावल। तो आगे बढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं कि हमारा जो वीडियो कोर्स है वो लॉन्च होने जा रहा है 13 मई 2018 को, जिसके अंदर आपको 8 सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स मटेरियल के साथ में दिए जा रहे हैं। सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन। ये सारे 8 सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स और इसके साथ आपको मटेरियल दिया जा रहा है। अर्ली बट डिस्काउंट अभी चालू है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे दिए गए मेल एड्रेस के ऊपर मेल करना है info@upscis एग्जाम में। तो ये आप अवेल करेंगे सिर्फ 4999 रुपीज में। तो ये जो मार्केट रेट चल रहा है उसमें तो अब देखें तो ये 10% अमाउंट के ऊपर ये सारे कोर्स अवेलेबल मुहैया किए जा रहे हैं आप सभी के लिए। तो दोस्तों, इस ऑफर का लाभ लेना ना भूले। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आप फ्री मंथली करंट अफेयर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं www.upscisexams.com के ऊपर। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो रोड मैप है, जो आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू के, उसके नाम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट एट द क्रॉस रोड, द एलिफेंट इन द पेटेंट हाउस, अंडर स्ट्रेन। उसके बाद मिलेगा आपको पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर, एक फन फैक्ट और एक नया क्वेश्चन फन फैक्ट वाली स्लाइड के अंदर। उसके बाद हम इन आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपको मिलेगा डिस्कशन के बाद वोकेबलरीज, जो आपकी राइटिंग स्किल को एनहांस करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जो पहला आर्टिकल निकल के आता है वो है सुप्रीम कोर्ट एट द कोस्ट रोड। यहाँ पे हो रही है बात कि ईच ऑफ द 5 जजेस इन द कॉलेजियम मस्ट हैड द लेसन ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे बात की गई है जो 1973 के अंदर जो घटना घटी थी 25 अप्रैल को, उस घटना को रिवाइव करके बताया गया है आज 28 अप्रैल वाले न्यूज़पेपर के अंदर। 1973 के अंदर जो इश्यू हुआ था, जो इमरजेंसी के पहले जो घटना बनी थी, उस घटना को यहाँ रिवाइव किया गया है। और जो जस्टिस जोसेफ है, जो अभी हाई कोर्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के अंदर, तो उनको अभी नहीं बनाया गया है। और उनके बदले इंदु मल्होत्रा को, जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होती है जज की, उनके अंदर स्थान मिला है। तो यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सीज जो क्रिएट हुई है, वहां पे ये डिस्कशन को इस आर्टिकल के साथ दूसरा भी एक कनेक्टिंग आर्टिकल है जिसके अंदर ये सारी डिस्कशंस हम दोनों आर्टिकल को कनेक्ट करके डिस्कस करने वाले हैं। ये जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो दूसरा आर्टिकल है जिसका टाइटल है द एलिफेंट इन द पेटेंट हाउस, तो यहाँ पे एलिफेंट का मतलब है समस्या, ना कि कोई एनिमल। तो यहाँ पे द पेटेंट ऑफ ट्रिवियल इंप्रूवमेंट ऑन ड्रग्स थ्रू स्टैट्यूटरीली बैड और बार्ड आर रूटीनली ग्रांटेड। तो यहाँ पे जो इंडियन पेटेंट ऑफिस है और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उन सारी चीज़ों को मिला के यहाँ पे जो पेटेंट की जो पेटेंट के अंदर जो एरर्स आ रहे हैं उसके ऊपर ये डिस्कशन है। यहाँ पे 3 आर्टिकल का सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है। आर्टिकल 3 सबसेक्शन डी, सेक्शन 3 सबसेक्शन डी, सेक्शन 3 सबसेक्शन ई और सेक्शन 3 सबसेक्शन आई के बारे में यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्कशन है। और जो प्राइमरी और सेकेंडरी पेटेंट की बात होती है, तो इस आर्टिकल के अंदर ये सारी सिचुएशंस डिस्कस की गई है। तो यहाँ पे जो पहले 63 पेटेंट को यहाँ पे परमिशन दी गई थी, जो डिजीज स्पेसिफिकली डोजेज और ड्रग्स के कनेक्टिविटी के अंदर जो 63 पेटेंट्स को अप्रूवल मिली थी, उसके बाद जो एरर्स यहाँ पे जनरेट निकल के हुए हैं, तो इसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। और ये समस्या पूरी क्या है इंडियन पेटेंट ऑफिस को लेके, और सबसे पहले कौन से साल के अंदर पहले पेटेंट हुआ था, कब से ये इंप्लीमेंट हुआ, और जो हाल के जो हिंदुस्तान के अंदर पेटेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर जो कोर पार्ट है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस होके आता है, इसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। तो ये भी कहीं ना कहीं जनरल स्टडीज 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रीलिम्स के पेपर्स के लिए। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो थर्ड आर्टिकल है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जस्टिस जोसेफ जो है, हमारे यहाँ पे जो चीफ जस्टिस की जो कैटेगरी है उनके अंदर उनका नाम पहले लिस्ट के अंदर था, लेकिन उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। और उसके बदले में इंदु मल्होत्रा जी को यहाँ पे अपलिफ्ट किया गया है और प्रमोट करके उनको सुप्रीम कोर्ट की पैनल के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि भाई अगर मिस्टर KM जोसेफ को यहाँ पे पैनल के अंदर स्थान देते तो ऐसा हो जाता कि इससे पहले
एग्जिस्टिंग जो पैनल है अभी 24 से भी 24 ज़्यादा जजेस की, तो उसके अंदर 2 केरला के जजेस है। तो अभी ऐसा कर देते हैं कि इनका नाम प्रमोशन के बेस के ऊपर रख लेते, तो 3 जजेस केरला से बिलोंग हो जाते। तो ये एक बेबुनियाद यहाँ पे दिया जा रहा है वर्डिक कि इस तरह से है। लेकिन जो कोर पार्ट है अनपर्सुएसिव का, तो यहाँ पे पार्ट ये है कि जो गवर्नमेंट है उसका इंटरवेंशन जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की जो कॉलेजियम प्रोसेस है उसके अंदर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस आर्टिकल के अंदर हम इन मुद्दों को ज़रूर से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा जो लास्ट में आर्टिकल है वो है अंडर स्ट्रेन। तो ये आर्टिकल है कि जो रुपी की जो वैल्यू है डॉलर के सामने वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो इसके पीछे जो रीज़न बताए जा रहे हैं इस आर्टिकल में ये है कि जो ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, एक वो रीज़न है, और दूसरा जो रीज़न है वो एफआईआई है, एफआईआई और ऑयल प्राइसिंग के राइजेस। तो यहाँ पे ये नहीं है कि हिंदुस्तान की करेंसी पर ही एक असर दिखाई दे रहा है, बल्कि जो ब्राज़ील की करेंसी है उसके ऊपर यहाँ पे दिया गया है ब्राज़ीलियन रियल और रशियन रबल। तो यहाँ पे इन 2 करेंसियों के अंदर भी इफेक्ट्स देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप भी दिखाई देते हैं। और एक फैक्टर ये भी है कि जो किंग सलमान है सऊदी अरेबिया के, तो सऊदी अरेबिया के किंग सलमान ने जो वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जो कहा अपने जो एक्सपेंसेस बढ़ा दिए हैं, तो उन एक्सपेंसेस को कॉप अप करने के लिए वो डे बाय डे प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, और जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के रूल के मुताबिक बढ़ती चली जा रही है। तो इससे जो हमारे जैसे कंट्रीज है इंडिया, ब्राज़ील, रशिया वगैरह कंट्रीज जो क्रूड ऑयल जो एनर्जी के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे उन सारे नेशंस की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक डिटोरिएट होती जा रही है। और जो फॉरेक्स रिजर्व्स है सारे कंट्रीज के, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया वगैरह कंट्रीज के फॉरेक्स रिजर्व्स भी कम होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स भी हमारे कम हो रहे हैं, हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा है, इसके अलावा प्राइस बढ़ रही है। तो इससे इफेक्ट हो रही है, हमारी जो रुपी है वो डॉलर के सामने फीकी पड़ती नज़र आ रही है। और जो अभी जो जनवरी से लेके अप्रैल तक का जो सिनारियो है यहाँ पे डेटाबेस भी दिया गया है, तो इसके ऊपर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो ये जनरल स्टडीज़ के अंदर इकोनॉमिक्स के टॉपिक के अंदर कवर होगा। तो ये पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले जो एडिटोरियल पिछला जो एडिटोरियल था उसके अंदर जो जूट आइडियोलॉजी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था, नॉर्थ कोरियन पॉलिटिकल एंगल्स क्या है इसके ऊपर, तो इसका जो आंसर है वो है द जूट आइडियोलॉजी एम्फसिस नॉर्थ कोरियाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री सेल्फ रिलायंस एंड इट बिकम the state ideology and the sole guiding principle of the government. As a political philosophy, it entails utter independence to the exclusion of any kind of outside इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे खुद अपने जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में तो लड़ाई हो रही थी, तो नॉर्थ कोरिया किसी भी कंट्री के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल नहीं रहा था। तो जो जूच आइडियोलॉजी है वो उनको सपोर्ट करती है कि भाई आप सेल्फ रिलायंट कैसे बनेंगे, खुद की आर्मी ट्रेन कीजिए, पॉलिटिकली इस तरह से नेशन को रन करे, और इकोनॉमी भी इस तरह से सेल्फ रिलायंट स्ट्रॉन्ग बनाए कि किसी भी कंट्री से हमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना है, कुछ एक्सपोर्ट भी नहीं करना है। तो इस ये जो टॉपिक है जूच आइडियोलॉजी है उसके ऊपर बिलोंग करता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस, ये जो जिस तरह से वर्क कर रहा था नॉर्थ कोरिया अब तक, उस आइडियोलॉजी को जूच आइडियोलॉजी बोलते हैं। आज जो हम फन फैक्ट आपके लिए लेके आए हैं वो थोड़ा प्राइवेसी बेस के ऊपर फन फैक्ट है। प्राइवेसी इज वाइडली रिगार्डेड एज एन इम्पोर्टेंट राइट in free and democratic society. Article 17 of the United Nations International Covenant on Civil and Political Rights states that no one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honor and reputation, and everyone has the right to the protection of the law against such इंटरफियरेंस और अटैक्स। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स के अंदर बात भी हम करने वाले हैं पेटेंट्स की, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात होने वाली है। तो फन फैक्ट लेके आया प्राइवेसी बेस के ऊपर कि जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है उसके अंदर आर्टिकल 17 के अंदर प्राइवेसी को किस तरह से डिफाइन किया गया है, इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन बना के लेके आए आपके लिए। राइट टू पॉलिसी इज सीडेड
इन विच पार्ट ऑफ इंडियन लॉ ऑफ लैंड। तो आपका जवाब होना चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। सही रहा तो आपका आंसर हम यहाँ फन फैक्ट वाली स्लाइड के अंदर जरूर से इंक्लूड करेंगे आपके नाम के साथ। तो डिस्कशन शुरू करते हैं कि पहली जो डिस्कशन है वो सुप्रीम कोर्ट एट द क्रॉस रोड है। तो यहाँ पे सिचुएशन पहले तो देख लेते हैं कि क्या है कि 27 अप्रैल 2018 को एक बार काउंसिल की मेंबर इंदु मल्होत्रा जी जो 7th फीमेल जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की, उनको सुप्रीम कोर्ट की जो 30 जजों की पैनल होती है उनके अंदर स्थान मिला। अगर आप कॉलेजियन पैटर्न से जजेस को अपॉइंट करते हैं तो उसके अंदर सीनियोरिटी के बेसिस के ऊपर नाम सजेस्ट किए जाते हैं। जो पहले नाम जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर उन नामों को फॉरवर्ड करते हैं प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ थोड़े सलाह मशवरे करने के बाद उन नामों में से अपॉइंटमेंट अप्रूव करते हैं। तो इस तरह से पूरी पैटर्न चलती है। लेकिन अगर आप देखें तो अभी रिजल्ट्स ये देखने को मिले हैं, केरला से बिलोंग करने वाले मिस्टर के.एम. जोसेफ जो हाल के हाई कोर्ट के जज है उत्तराखंड के, उनका नाम यहाँ पे लिस्ट के अंदर दिखाई पड़ता था, लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया गया और उनके बदले दूसरे जजेस के नाम को प्रमोशन मिली है और उनको जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो पैनल होती है उनके अंदर स्थान मिला है। तो यहाँ पे जो इश्यू जनरेट हुआ है वो ये है, पहला जो इश्यू है वो है कॉलेजियम जो पद्धति है, जो मेथड है उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। दूसरी बात ये हो रही है कि गवर्नमेंट जो है, हाल की जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो जस्टिस लेजिस्लेचर के अंदर कहीं ना कहीं अपनी टांग घुसाने की पूरी कोशिश कर रही है और अपनी प्रिजुडाइज मेथड, अपने प्यार मोहब्बत वाले लोगों को अपॉइंटमेंट दिलवाने की कोशिश कर रही है। इस तरह की जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। तो यहाँ पे हुआ यह है कि जो के.एम. जोसेफ है जो अभी हाई कोर्ट के चीफ जज है उत्तराखंड के, उनके नाम को प्रमोट नहीं किया है। तो इनके ऊपर दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ जजेस होते हैं उनके अंदर मिस्टर के.एम. जोसेफ का जो नाम है उससे पहले 11 चीफ जस्टिस के नाम है, उनसे पहले 11 ऐसे लोग हैं। तो अगर आप लिस्ट के अंदर नाम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 12th नाम है मिस्टर के.एम. जोसेफ का, उससे पहले 11 लोग हैं सीरियल नंबर के हिसाब से। तो वो एक बेस है जिसके अंदर उनको प्रमोट नहीं किया है, उनका नाम आगे नहीं रखा गया है। पहला ये एक रीजन दिया गया है। दूसरा जो ब्रॉड रीजन दिया गया है वो ये है कि अभी जो करंटली जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस है 30 में से 24 जजेस अभी है, तो उनके अंदर 2 जजेस केरला से बिलोंग करते हैं ऑलरेडी। तो अगर आप फिर से केरलियन बेस्ड जजेस को अपॉइंट करोगे तो यहाँ पे थोड़ी रीजनल रिप्रेजेंटेशन बड़ी हुई देखेगी। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप पूरे इंडिया को देखें तो थोड़ा इम्बैलेंस नजर आएगा कि किन किन स्टेट्स के जजेस को यहाँ पे स्थान मिला है। तो दोनों ही अगर आप रीजन देखें तो ये कुछ ठीक तरह से बात नहीं करते कि आप सीनियोरिटी को नहीं देखते, आप सोल कंसिडरेशन को नहीं देखते। हाई कोर्ट के जजेस को एलिवेट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन के सामने आते हैं। तो यहाँ पे जो एक चीज ये है कि पाइन जज यानी कि जो पुअर जज होते हैं उनको आपने उठाकर बिठा दिया है, उनको आपने एलिवेट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए हैं। इस तरह के व्यू पॉइंट्स पब्लिकली और मीडिया के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म दिए गए हैं कि अगर कॉलेजियम मेथड के हिसाब से आपको वर्क नहीं करना है तो जो क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, सीनियोरिटी लिस्ट बनाई जाती है हाई कोर्ट के जजेस की, उसका क्या मतलब है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज की अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम पैटर्न का इस्तेमाल ही नहीं करने वाले हैं। और इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि एक टाइम पीरियड था जब सुप्रीम कोर्ट के जो 30+1 यानी कि 31 जजेस, 30 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, उसके अंदर उससे पहले भी तो एक टाइम ऐसा हुआ था कि जिसके अंदर 3 जजेस जो थे वो बिलोंग करते थे केरला से। तो आप इन मुद्दों को फिर से रिपीट रीजन के तौर पे नहीं कह सकते। इसके अलावा ये थोड़ी एक बात को एग्जैगरेट करने वाला टॉपिक हो गया है कि अब 2 केरला के जजेस ऑलरेडी है, अगर के.एम. जोसेफ को फिर से जज बनाते हैं उन पैटर्न के अंदर
पैनल के अंदर लाया जाता है तो फिर से 3 केरला के जज होंगे, तो ये एक बेबुनियाद सी बात है। इसके अलावा यहाँ पे एक आक्षेप ये भी लगाया जा रहा है मिस्टर के.एम. जोसेफ के ऊपर कि जब 2016 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लाने की बात हो रही थी उत्तराखंड के अंदर, तो उस समय जो वहाँ के चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के के.एम. जोसेफ, तो उन्होंने इन चीज को नकार दिया था कि नहीं भाई, उत्तराखंड के अंदर कोई प्रेसिडेंट रूल लाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक बात हो रही है कि 2016 में जब प्रेसिडेंट का रूल लागू करने की बात हो रही थी उत्तराखंड के अंदर, तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज को अपोज किया था कि भाई इसकी कोई जरूरत ही नहीं है आपको प्रेसिडेंशियल रूल लागू करने की। इसके अलावा जो कॉलेजियम पैटर्न भी है, इसका भी एक मुद्दा निकल के आता है कि मोर डिजर्विंग जो जजेस है उनको आपने क्यों साइड में कर दिया है, और जो पुइन जजेस है यानी कि जो उनसे नॉलेज के दायरे के अंदर थोड़े पुअर है, उसको PUISNE पुइन जजेस की कैटेगरीज में देखा जाता है, तो उनको आप क्यों रेकमेंड करते हो, उनके नाम को आप क्यों एलिवेट करते हो, और जो लिस्ट बनी है हाई कोर्ट के चीफ जजेस की उनमें से आप उनको क्यों प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट की पैनल के अंदर बैठा रहे हैं। तो यहाँ पे अंत में जो कंक्लूजन निकल के आता है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो गवर्नमेंट है वो कॉलेजियन डिसीजन को कोई रिस्पेक्ट नहीं करती है, और जो अपनी मर्जी से काम करवा रही है, इवन जो न्याय प्रणाली है उनको भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर है उसके अंदर भी अपनी मर्जी चला रही है। एक तरह से ऑटोक्रेटिक गवर्नेंस हो रही है हमारे देश के अंदर। उनका इंटरवेंशन जो जुडिशियली सिस्टम है उसके अंदर भी दिखाई पड़ता है। ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, के.एम. जोसेफ के नाम को अपलिफ्ट नहीं किया है, उनके बदले किसी और के नाम को अपलिफ्ट करके एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट के जज की पैनल के अंदर कई और लोगों को प्रमोट करके वहां पे जज बना दिया है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये पूरा मांजरा कंक्लूड होता है कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रही है, और जहां पे वो इंटरफियर नहीं करती वहां कर सकती वहां पर भी वो इंटरफियर कर रही है, और जो पैटर्न है कॉलेजियम सिस्टम की उनको ओवरव्हील करके अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट्स करवा रही है। प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी चला रहे हैं, और प्रेसिडेंट से भी अपनी मर्जी का रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए ये सारे सिचुएशंस वो लोग इस तरह से रन अप कर रहे हैं। तो ये था कंक्लूजन ये आर्टिकल का। दूसरा जो आर्टिकल निकल के आता है द पेटेंट ऑफिस, उनके अंदर बोला गया है कि द एलिफेंट इन द पेटेंट ऑफिस। तो यहाँ पे द वर्ड एलिफेंट का मतलब है एलिफेंट इज एन एनिमल विच इज अ वेरी बिग जाइजेंटिक एनिमल इन साइज, और समस्या के साथ इसको कनेक्ट करके बोला गया है। तो यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं कि इंडियन पेटेंट एक्ट है वो आया था 1970 के अंदर, और तब से लेकर जो बड़ा से बड़ा रिमार्केबल अमेंडमेंट अगर इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर आया है तो आया है 2005 के ईयर के अंदर। उस समय जो यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले थे वो चेंजेस सबसे ज़्यादा देखने को मिले थे सेक्शन 3D, सेक्शन 3E और सेक्शन I के अंदर। जो पेटेंट एक्ट है 1970 का उसके अंदर सबसे ज़्यादा अल्टरेशन इन चीज़ों के अंदर हुई थी। अल्टरेशन का जो कोर पार्ट था वो था एंटी एवरग्रीनिंग प्रोविजंस को ऐड करना। तो यहाँ पे एंटी एवरग्रीनिंग प्रोविजंस क्या होते हैं उस तरह के, ये जो पहले तो देख लेते हैं जो पेटेंट ऑफिस के अंदर समस्या है वो समस्या है मेडिसिन और ड्रग्स को लेकर। तो यहाँ पे जो आर्टिकल सेक्शन 3D, 3E और 3I है वो फोकस करते हैं कि एंटी एवरग्रीनिंग प्रोविजन क्या होते हैं। उस तरह की मेडिसिन जो प्रोड्यूस करना इजी है और उसका जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी सारे लोगों की लाइफ को और डिजीज़ को ख़त्म करने में और लाइफ को अच्छी बनाने के लिए हेल्पफुल है। उस तरह की अगर आप किसी चीज़ का इनोवेशन करते हो या इन्वेंशन करते हो तो उस चीज़ को आप इस तरह से पैटर्न नहीं करा सकते कि भाई हम ही बेचेंगे और 20 साल तक इसकी रॉयल्टी हम ही खाएंगे और हम ही मुनाफा कमाएंगे। तो इस तरह की जो एवरग्रीन पैटर्न होती है जिससे काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट मिल सकता है और जिसकी प्राइस रियलिटी में कम हो सकती है, तो इसका एडवांटेज लेके आप पब्लिक को लूट नहीं सकते। तो इसके लिए सेक्शन 3D, 3E और 3I का इनोवेशन हुआ, यहाँ पे एडिशन हुआ था 2005 वाले अमेंडमेंट के अंदर, और इन प्रोविजंस को थोड़ा ठीक तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया था।
तो यहाँ पे एक डिटेल निकल के आती है कि जो इंडियन पैटर्न ऑफिस है वहाँ पे 72% एरर रेट दिखाई देता है। तो एरर रेट क्या होता है कि अगर आपने पैटर्न करवाया है तो उस पैटर्न के अंदर जो आपने कंपोजिशन दिया है उस कंपोजिशन या फिर मिक्सचर या रीमिक्सचर और एड मिक्सचर को देखे तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी जरूर मिलती है। तो शॉर्ट में अगर आप कहे तो 10 में से 7 ऐसे पैटर्न्स अभी अप्रूव हो चुके हैं जो रियलिटी के अंदर ग्रांटेड एरर्स है, एरर्स के बेस के ऊपर यहाँ पे अप्रूवल मिली हुई है। अगर आप पिछले 2 दशकों की बात करें तो जो इंडियन पेटेंट ऑफिस है उन्होंने अब तक 1654 सेकेंडरी पेटेंट्स को अप्रूवल दी है, जिनमें से 99% जो है वो फॉर्मुलेशन, कंपोजिशन और कॉम्बिनेशन के बेस्ड पैटर्न्स है। यानी कि अगर आप किसी चीज को बनाना चाहते हैं तो वो फॉर्मुलेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएगा। दूसरा जो है कंपोजिशन की किस तरह से इसका मिक्सचर तैयार करना है तो वो कंपोजिशन के कैटेगरी के अंदर आएगा। और जो तीसरा जो है कॉम्बिनेशन की कैसे आप 1 या 2 या 3 केमिकल्स या सॉल्ट्स को मिला के जो सब्सटेंस बनाएंगे उनके कॉम्बिनेशन से वो आउटपुट मिलेगा। तो 91% जो 1654 सेकेंडरी पैटर्न्स है उनमें से यही इसी तरह के पैटर्न्स है। तो यहाँ पे जो सेक्शन डी और सेक्शन ई को थोड़ा डिफाइन करके लाया है। तो यहाँ पे सेक्शन डी क्या कहती है, सेक्शन 3D क्या कहती है कि कॉम्बिनेशंस एंड अदर डेरिवेटिव्स फॉर नॉन सब्सटेंसेस, एक चीज। दूसरी जो है सेक्शन 3E क्या कहती है, सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय मेयर एड मिक्सचर रिजल्टिंग ओनली इन एग्रीगेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट और अ प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो इस चीज को अगर आप इजी करके समझना चाहे तो इसका मतलब ये है कि जो पैटर्न्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो सेकेंडरी पैटर्न्स नहीं है बल्कि प्राइमरी कैटेगरी के जो पैटर्न्स हैं, तो उन पैटर्न्स के आसपास के कंपोजिशन को थोड़ा बहुत उसके अंदर एडिशन या अल्टरेशन करके नए तरह का जो ड्रग है उसको डेवलप करके जो एग्जैक्टली नियर सिमिलर होगा, तो उस तरह के कंपोजिशन को सेक्शन 3D और 3E के अंदर कैलकुलेट करके लाया गया है। तो इस तरह की एक्टिविटीज को रोकना है, कम करना है, तभी तो जो एरर रेट है 10 में से 7 पैटर्न है वो एरर बेस्ड है, 72% एरर रेट है उसको कम किया जा सकता है। तो ये पहली समस्या है। दूसरी यहाँ पे थोड़ी पैटर्न्स इन इंडिया की बात कर लेते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है वाज फर्स्ट बॉट इन इंडिया बाय द ब्रिटिश एम्पायर, कि जब ब्रिटिश पैटर्न एक्ट लागू था 1852 के अंदर सबसे पहले आया, तब एक इंसान था जॉर्ज ए डी पेनिंग, तो उन्होंने सबसे पहले एप्लीकेशन की थी पेटेंट करवाने के लिए 1856 के अंदर। तो ये एक बैकग्राउंड हो गया पेटेंट इन इंडिया का। यहाँ पे अगर देखा जाए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में अगर देखे तो कहीं कोई क्लियर डेफिनेशन या मीनिंग दिखाई नहीं पड़ता। जो एक्सप्लेनेशन है पूरी वैग और अनएम्बिगुअस है। तो यहाँ पे अगर आप एक तरीके से देखें तो एक स्पेसिफिक कोई डिक्लेरेशन नहीं है और एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन दोनों में से एक भी चीज नहीं है। दूसरी जो बात है, पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखें तो वहां पे आर्टिकल 19 के अंदर एक एफ करके सब कैटेगरी के अंदर एफ थी, उसको राइट ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता था, जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 44th अमेंडमेंट के साथ रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे जो 44th अमेंडमेंट आया था हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसके अंदर आर्टिकल 19F को रिमूव कर दिया है जो एक्सप्लेन करता था राइट टू प्रॉपर्टी को। अगर हिंदुस्तान में अगर आप देखें कि प्रॉपर्टी जो लॉ होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, वो सबसे ज्यादा अगर कहीं से इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो है इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल मार्केट से। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट लाइक बुदापेस्ट ट्रीटी, ट्रिप्स एग्रीमेंट, इसके अलावा UN यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और इसी तरह के कुछ अलग अलग नाम्स। तो यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी हमें, जो अमेंडमेंट देखने को मिला था, वो बेस था 2005 के नॉर्वेटिस केस के बेस। तो यहाँ पे इंडियन पेटेंट एक्ट ने जो फ्रिवोलियस पैटर्न्स थे उनको प्रिवेंट किया था। तो यहीं से सबसे पहले अमेंडमेंट और सबसे बड़ा अमेंडमेंट हमें देखने को मिला है। और यहाँ पे एक ऑफिस के नाम दिए गए हैं, किस फील्ड के अंतर्गत ये इंडियन पेटेंट ऑफिस वर्क करता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, CGPDTM इसे भी बोलते हैं। इसकी जो सबऑर्डिनेट ऑफिस होती है वो DIPP है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्टर्स द इंडियन लॉ ऑफ पैटर्न, इसके अंतर्गत ये काम करती है, पैटर्न डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। तो ये था कंक्लूजन कि क्या समस्या अभी देखने को मिलती है इंडियन पैटर्न ऑफिस के अंतर्गत। तीसरा जो मुद्दा है वो है अंडर स्ट्रेन, किस तरह से हमारा रूपी है वो अभी दबाव झेल रहा है और उस दबाव के पीछे का रीजन क्या है। जो रूपी है वो डे बाय डे अपनी वैल्यू डिटोरिएट कर रहा है, उसके पीछे आर्टिकल के अंदर दो बड़े पॉइंट्स दिए गए हैं, एक तो है ऑयल प्राइस का बढ़ना और दूसरा है FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो, यानी कि जो लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करते थे वो जैसे ही रुपी की वैल्यू डिटोरिएट होती है या उनको जब लगता है कि अभी हिंदुस्तान की जो कंपनीज है उनके अंदर से ज़्यादा आउटपुट निकल के नहीं आ सकता, तो वो फटाफट से हम अपना FII यहाँ से हटा के दूसरे कंट्रीज में पैसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो इंडियन रुपी है वो US बॉन्ड जो होते हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बताया गया है कि भाई पहले काफ़ी समय से यहाँ पे थोड़ा सा अप्रिसिएशन देखने को मिला था 2017 के स्टार्टिंग में, कि जो रुपी थी वो 6% अपलिफ्ट हुई थी, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन उसमें आप देखें तो उस अपलिफ्टमेंट को छोड़ के भी 4.5% डिटोरिएट हुई है हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे इसके पीछे एक कोर फैक्टर है, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिस तरह से वर्क कर रही है। इससे पहले भी हमने आपको एडिटोरियल में बताया था कि पर डे 2 लाख बैरल्स का प्रोडक्शन ओपेक कंट्रीज ने रिड्यूस कर दिया है, ताकि इससे हुआ ये है कि जो क्रूड की प्रोडक्शन है उन्होंने कम कर दी है। तो डिमांड ऑन सप्लाई के रूल के ऊपर आप देखें तो अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन कम है लेकिन डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली उनके दाम बढ़ने वाले हैं। और जो किंग सलमान है अरेबियन कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, जो सऊदी अरेबिया को बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने कंट्री के अंदर काफ़ी सारे इकोनॉमिक एक्सपेंसेस किए हैं, बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स किए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो उन एक्सपेंडिचर्स को कॉप अप करने के लिए वो ये सारे दाम बढ़ा रहे हैं ताकि वो अपनी जो बैलेंस शीट हो उसको बैलेंस कर सके। और हम जैसे कंट्रीज जो फ्यूल के लिए क्रूड के ऊपर पूरा दारोमदार रख के बैठते हैं तो वहाँ से अपनी इनकम अपने जो बैलेंस करने की जो स्ट्रेटेजी है उन्होंने ये बनाई है। ये रिजल्ट्स अभी जो निकल के आए हैं तो यहाँ पे 12% से भी ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं 2018 में क्रूड के। एक टाइम था जब एक बैरल यानी कि एक बैरल के अंदर 159 लीटर क्रूड ऑयल आता है तो उसका प्राइस $40 to $45 था। तो अभी ये बढ़ चढ़कर बोल रहा है $80 to $85 पर बैरल प्राइस पहुंच गया है, और ये कहीं ना कहीं डे बाय डे और भी इससे आगे बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। तो यहाँ पे जो हिंदुस्तान का जो मार्च मंथ का जो एक्सपोर्ट है उसके कुछ फिगर्स देखने को मिले हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 0.66% रिड्यूस हुआ है। यानी कि अगर आप डॉलर के अंदर अमाउंट के अंदर देखें तो $29.11 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट मार्च महीने में रिड्यूस हुआ है। इसके सामने अगर आप ऑयल प्राइस को मिला के देखें तो 7.2% ऑयल प्राइस इंक्रीज हुई है। और जो हमारे इंपोर्ट्स है उन चार चीज़ों को उनको और क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को दोनों को मिलाकर देखें तो हमारा जो इंपोर्ट बढ़ा है 7.2% और उसका जो आप एक्सपेंडिचर देखें तो वो है $42.8 बिलियन। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखें कि क्या डेफिसिट बन के निकल के आती है मार्च महीने की 2018 के साल की, तो वो जो शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा वो है $13.69 बिलियन। तो ये एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। ये जो 2014 के बाद में जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने जो एक्यूमुलेट किया है सरप्लस 423.6 बिलियन डॉलर्स का जो हमने रिजर्व्स जनरेट किया है फॉरेस्ट रिजर्व्स, तो ये यहीं से रिड्यूस होता नजर आ रहा है। और एक ही महीने में अगर आप देखें कि $13.69 बिलियन इसमें से एक झटके से खत्म हो गए, जिसको बनाने के लिए इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था 2014 से लेकर 2018 तक जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो $300 बिलियन का था। तो वो सिर्फ 123 पूरे चार से ज़्यादा सालों के अंदर सिर्फ $123 बिलियन बढ़ा, तो उसके अंदर से $13 बिलियन तो ऐसे ही एक मंथ के अंदर प्राइस राइज होने के कारण
हमारे यहाँ से फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि भाई क्या हिंदुस्तान ही ऐसा कंट्री है कि सबसे ज्यादा सफर कर रहा है ऑयल के दामों को बढ़ने से या फिर एफआईआई के चले जाने से, तो ऐसा नहीं है। जो ब्रिक्स कंट्रीज है उन काफी कंट्रीज के अंदर ये सारी सिचुएशन देखने को मिली है कि ब्राजील है उन्होंने भी इस चीज का सामना किया है, उनकी जो करेंसी है उनकी वैल्यू डिटोरिएट हुई है। इसके अलावा रशियन करेंसी की इकोनॉमी जो अपनी करेंसी है वो भी डिटोरिएट हुई है। तो यहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उन्हीं कंट्रीज को पड़ रहा है जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर अपनी एनर्जी नीड्स को मीट करने के लिए सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थे। तो यहाँ पे ईरान का भी एक मुद्दा निकल के आता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ इस तरह का सख्त अपना जो लिहाज है वो बनाए रखेंगे, तो चाहे वो अमेरिका कितना भी सेल गैस प्रोड्यूस कर ले, लेकिन ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड के दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। उनको थोड़ा पोलाइट तरीके से ईरान को ट्रीट करना चाहिए। इसके अलावा जो इंडेक्स है, जो कंक्लूजन में बताया गया है कि भाई जो इंडेक्स है वो मिड जनवरी के अंदर एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुका था, ऑलमोस्ट नियर टू हाईएस्ट लेवल। उसके बाद अगर आप देखें तो डॉलर डे बाय डे स्ट्रांग होता जा रहा है और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स बना था 4 साल की मेहनत के बाद 300 बिलियन डॉलर से जो हम पहुंचे थे 423.6 बिलियन डॉलर्स, तो ये दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और जो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है करंट मार्केट की, कोई स्टेगनेंसी नहीं है प्राइस की बढ़ोतरी की, तो ये और भी बढ़ता जा सकता है। तो जो इसके अंत के अंदर हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि इससे हमें क्या सीखना चाहिए और हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो वो पॉइंट है कि हिंदुस्तान को सेल्फ रिलायंट बनने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए और इसके अलावा क्रूड के इंपोर्ट को किस तरह से कम किया जा सकता है और सब्स्टिट्यूट को ढूंढना बहुत ही जल्द से जल्द ढूंढना है और जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। और हर सिटीजन, हर स्टेट और हर बेसिक कॉर्नर तक नेशन को उस सब्स्टिट्यूट तक पहुंचाना काफ़ी ज़रूरी है। इससे पहले जो सेल गैस वाले आर्टिकल्स आए थे उनके ऊपर भी वर्कआउट करना चाहिए। इवन इलेक्ट्रिसिटी बेस किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन और क्रूड को कैसे कंजम्पशन को रिड्यूस किया जा सकता है, उन सारे एंगल्स को फोकस करना काफी जरूरी है। तो ये होता है इस आर्टिकल का कंक्लूजन। तो ये है आपके लिए वोकैबुलरी जो आपकी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अंत में ये सारी चीजें आपने डिस्कस कर ली। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी स्किल्स और नॉलेज को एनहांस कर पाए। और उनको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना काफी जरूरी है, क्योंकि बेल आइकन से ही तो पता चलता है कि हमने कब नई वीडियो अपलोड की है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।